आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक कहानी जिसका शीर्षक है टोपी शुक्ला और इस कहानी के लेखक राही मासूम रजा जी है। इस कहानी में हमने देखा था कि दो बच्चे, एक का नाम टोपी और इफ़न होते हैं। तो किस तरह से हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से टोपी शुक्ला इफ़न के साथ रहने के कारण इफ़न की भाषा को इस्तेमाल करने लगा था और जिसकी वजह से उसकी दादी और उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसके बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगी थी। आइए अब हम इस कहानी का भाग 4 पढ़ते हैं। दूसरे दिन जब वह स्कूल में इफ़न से मिला तो उसने सारी बातें बता दी। टोपी शुक्ला जब स्कूल गया तो जब वो अपने मित्र इफ़न से मिला तो उसने उसे सारी बातें बता दी कि किस तरह से उसके बड़े भाई ने उसकी झूठी शिकायत कर दी थी कि यह तो कबाब वाले के यहाँ इसे मैंने कबाब खाते हुए देखा था। तो टोपी शुक्ला ने ये सारी बातें अपने मित्र इफ़न से कहीं। दोनों जुग्राफिया मतलब भूगोल शास्त्र, मतलब एक जो सब्जेक्ट, एक विषय होता है भूगोल शास्त्र, तो वो दोनों जुग्राफिया का घंटा छोड़कर सरक गए, मतलब भूगोल शास्त्र की क्लास को छोड़कर कहीं चले गए। पंचम की दुकान से इफ़न ने केले खरीदे। बात यह है कि टोपी फल के अलावा और किसी चीज को हाथ नहीं लगाता था। लेखक ने बताया है कि जब स्कूल में टोपी अपनी दोस्त इफ़न से मिला तो उसने उसे अपनी दिल की सारी बातें बताई और दोनों भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर कहीं चले गए और पंचम की दुकान से इफ़न ने कुछ केले खरीदे। और बात यह है कि टोपी फल के अलावा किसी और चीज को हाथ भी नहीं लगाता, मतलब उसे सिर्फ फल ही पसंद आते थे। ऐसा ना हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, टोपी शुक्ला ने इफ़न से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें। तोहरी दादी हमरे घर आ जाए और तोहरे घर चली जाए। हमरी दादी तो बोलिए तू ही लोगन को बोल थी। लेखक बताते हैं कि टोपी शुक्ला और इफ़न आपस में अपनी भाषा में बात करते हैं। तो टोपी शुक्ला कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर चली जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इफ़न ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है क्या? जब टोपी शुक्ला ने इफ़न से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दादी बदल लें, तुम्हारी दादी मेरे घर आ जाए और मेरी दादी तुम्हारे घर आ जाए, तो इफ़न कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, अब्बू यह बात नहीं मानेंगे। और मुझे कहानी कौन सुनाएगा? क्या तुम्हारी दादी को 12 बुर्ज की कहानी आती है? फिर टोपी शुक्ला कहता है कि तू हमें एक तो दादियों ना दे सकते। वो अपनी आवाज में कहता है कि क्या तुम मुझे एक दादी नहीं दे सकते? टोपी ने खुद अपने दिल के टूटने की आवाज सुनी, मतलब वह बहुत ज्यादा दुखी था और वो इफ़न से कहता है कि तुम हमें अपनी एक दादी भी नहीं दे सकते? जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की माँ भी तो है। इफ़न उससे कहता है कि जो मेरी दादी है वह मेरे अब्बू की, मतलब मेरे पिता की माँ भी तो है। यह बात टोपी की समझ में आ गई। तुम्हारी दादी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी क्या? तब वो दोनों आपस में बात करते हैं और टोपी शुक्ला कहता है कि क्या तुम्हारी दादी भी मेरी दादी की तरह बूढ़ी होंगी? तो इफ़न कहता है हाँ। तो फिक्र ना करो, इफ़न ने कहा कि मेरी दादी कहती है कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, हमारी दादी ना मरे। तब टोपी शुक्ला अपनी भाषा में कहता है कि नहीं, मेरी दादी नहीं मरेगी। तो फिर इफ़न उससे कहता है कि मरेंगी कैसे नहीं, क्या मेरी दादी झूठ बोलती हैं? मेरी दादी कहती हैं कि बूढ़े लोग मर जाते हैं, वैसे ही तुम्हारी दादी भी जल्दी मर जाएंगी। ठीक उसी वक्त नौकर आया और पता चला कि इफ़न की दादी मर गई। मतलब जब इफ़न और टोपी शुक्ला आपस में बात कर रहे थे तो उस वक्त एक नौकर आया और उसे पता चला कि इफ़न की जो दादी माँ थी वो गुजर गई हैं। इफ़न चला गया। अब टोपी अकेला रह गया। वह मुँह लटकाए हुए जिम में चला गया। बूढ़ा चपरासी एक तरफ बैठा बीड़ी पी रहा था। वह एक कोने में बैठकर रोने लगा कि जब एक नौकर आया और उसने बताया कि अब इफ़न की दादी माँ नहीं रही हैं, तो इफ़न चला गया और अब टोपी शुक्ला अकेले रह गया और वह अकेले बैठकर रोने लगा। शाम को वह इफ़न के घर गया तो वहां पर चारों तरफ सन्नाटा था। घर भरा हुआ था। रोज जितने लोग हुआ करते थे उससे ज्यादा ही कुछ लोग थे, परंतु एक दादी के ना होने से टोपी के लिए घर खाली हो चुका था, जबकि उसे दादी का नाम तक मालूम नहीं था और उसने दादी के 1000 कहने के बाद भी उनके हाथ की कोई चीज नहीं खाई थी। प्रेम इन बातों का पाबंद नहीं होता।
टोपी और दादी में कुछ ऐसा ही संबंध हो चुका था। लेखक बताते हैं कि टोपी मतलब इरफान की जो दादी माँ थी और टोपी शुक्ला के बीच बहुत ही गहरे संबंध हो चुके थे। और जब टोपी शुक्ला इरफान के घर गया तो उसने देखा कि चारों तरफ सन्नाटा था, मतलब वहाँ पर कोई भी नहीं था और घर पूरे लोग, जितने भी लोग और बहुत सारे लोगों से उसका घर भरा हुआ था। लेकिन सिर्फ दादी के ना होने से टोपी शुक्ला को वह घर सूना सूना और खाली खाली लग रहा था, जबकि उसे दादी का नाम भी मालूम नहीं था। और दादी ने जब 1000 बार कहा तो उसके बाद भी टोपी शुक्ला ने उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाया। और लेखक कहते हैं कि प्रेम इन सब बातों का पाबंद नहीं है, मतलब प्रेम की तो एक अटूट ही भाषा होती है और टोपी और दादी में एक ऐसा ही संबंध स्थापित हो चुका था। इरफान के दादा जीवित होते तो वह भी इस संबंध को बिल्कुल उसी तरह ना समझ पाते जैसे टोपी के घर वाले ना समझ पाए थे। लेखक कहते हैं कि टोपी और इरफान की दादी के बीच जो प्रेम संबंध थे, उन दोनों के बीच जो एक खास रिश्ता था, तो इरफान के दादा अगर जिंदा होते तो वो भी इस संबंध को नहीं समझ पाते जिस तरह से टोपी के घर वाले भी इस संबंध को नहीं समझ पाए हैं। दोनों अलग अलग अधूरे थे, एक ने दूसरे को पूरा कर दिया था। दोनों प्यासे थे, एक ने दूसरे की प्यास बुझा दी थी। दोनों अपने घरों में अजनबी और भरे घर में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे का अकेलापन मिटा दिया था। एक 72 बरस की थी तो दूसरा 8 बरस का था। लेखक बताते हैं कि उन दोनों को जब से एक दूसरे का साथ मिला था, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके थे। इसके पहले दोनों अलग अलग अधूरे थे। एक ने जैसे दूसरे को पूरा कर दिया था और दोनों अपने अपने घरों में अजनबी थे और इतने बड़े घर में रहने के बाद भी दोनों बहुत ज़्यादा अकेलेपन का एहसास करते थे। लेकिन जैसे ही उन दोनों का एक दूसरे का साथ मिला तो उन दोनों के जीवन का जो अधूरापन, अकेलापन था, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया। जबकि एक 72 साल की एक बुढ़िया थी और एक 8 साल का बच्चा था। तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होता। टोपी ने इरफान को पुरसा दिया का मतलब होता है सांत्वना दिए कि अगर तुम्हारी दादी की जगह अगर हमारी दादी मर गई होती तो ठीक होता। इरफान ने कोई जवाब नहीं दिया, उसे इस बात का जवाब नहीं था। दोनों चुपचाप दोस्त रोने लगे कि जब टोपी कहता है कि काश तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती, वो उसको सतावना देता है तो कहता है काश तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर गई होती। तो इरफान ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया और दोनों लोग आपस में रोने लगे। टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि अब वह किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप सरकारी नौकरी करता हो, जिसमें बदली होती रहती है। तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 1945 को ये कसम खाई थी कि वह अब किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता सरकारी नौकरी करते हैं और जिसमें उनका बार बार स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर होता रहता है। क्योंकि अगर वह ऐसा मित्र बनाएगा तो जब उसके पिता का ट्रांसफर, उसका स्थानांतरण हो जाएगा तो उसका मित्र भी चला जाएगा और वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा। 10 अक्टूबर सन 45 का यूं तो कोई महत्व नहीं था, परंतु टोपी के आत्म इतिहास में इस तारीख का बहुत महत्व है क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता बदली पर मुरादाबाद चले गए थे। लेखक बताते हैं कि 10 अक्टूबर सन 45 को वैसे तो कोई खास दिन नहीं था, लेकिन टोपी शुक्ला के जीवन का यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था क्योंकि इसी तारीख को इरफान के पिता का ट्रांसफर हो गया था, मतलब उनका स्थानांतरण हो गया था और वह अब मुरादाबाद चले गए थे। इरफान की दादी के मरने के थोड़े ही दिनों बाद यह तबादला हुआ था। इरफान की दादी के मरने के कुछ दिनों बाद ही उनका स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर मुरादाबाद में हो गया था और वो लोग मुरादाबाद चले गए थे। इसलिए टोपी अब और भी ज्यादा अकेला हो गया था क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई भी उसका दोस्त ना बन सका। क्योंकि लेखक कहते हैं कि इरफान की दादी के मरने के बाद ही कुछ दिनों बाद ही इरफान के पिता का तबादला, ट्रांसफर हो गया था और इसलिए टोपी शुक्ला बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था क्योंकि जो दूसरे कलेक्टर आए हुए थे उस शहर में, जिनका नाम ठाकुर हरिनाम सिंह था, उनके 3 लड़के में से कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाया क्योंकि उनका जो छोटा बेटा था डब्बू, वो बहुत ज़्यादा छोटा था और जो उनका बड़ा बेटा था बीलू, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और जो उनका मंझला बेटा था गुड्डू था तो वह बराबर का,
और जो उनका मंझला बेटा गुड्डू था वह था तो टोपी शुक्ला के बराबर का, लेकिन वह अंग्रेजी बोलता था और गुड्डू और टोपी शुक्ला को अंग्रेजी नहीं आती थी। और यह बात भी थी कि उन तीनों को इसका एहसास था कि वे कलेक्टर के बेटे हैं और किसी ने टोपी शुक्ला को मुंह नहीं लगाया। लेखक बताते हैं कि किस तरह से जो नए कलेक्टर आए थे उस शहर में, ठाकुर हरिनाम सिंह, उनके 3 बेटे थे और तीनों में से कोई भी टोपी शुक्ला का दोस्त नहीं बन पाया था, क्योंकि एक तो उनका बेटा बहुत बड़ा था और एक बेटा बहुत ज़्यादा छोटा था, और जो बेटा उनकी टोपी की उम्र का था वो तो अंग्रेजी बोलता था। और उन तीनों को यह अनुभूति, यह एहसास थी कि वे कलेक्टर के बेटे हैं और इसीलिए उन्होंने टोपी शुक्ला को अपने मुँह नहीं लगाया। मुँह नहीं लगाया मतलब एक मुहावरा है, तो उन्होंने टोपी शुक्ला से ज़्यादा मित्रता नहीं की। माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, तो उनके जो घर में जो माली और चपरासी थे वे टोपी को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि इसके पहले जो वहाँ पर जो कलेक्टर थे उनका बेटा इरफान टोपी का बहुत अच्छा मित्र था। तो वहाँ के जो माली और चपरासी थे वो टोपी को बहुत अच्छे से पहचानते थे, इसलिए वह बंगले में चला गया। बीलू, गुड्डू और डब्बू उस समय क्रिकेट खेल रहे थे। तो जो नए कलेक्टर के जो तीनों बेटे थे अब वो क्रिकेट खेल रहे थे। डब्बू ने हिट किया, गेंद सीधी टोपी के मुंह पर आई। उसने घबराकर हाथ उठाया और उसके हाथ में गेंद आ गई। हाउस दैट, तो उनका जो बेटा था वो बोला हाउस दैट। हेड माली अंपायर था, उसने उंगली उठा दी। वह बेचारा केवल यह समझ सका कि जब हाउस दैट का शोर हो तो उसे उंगली उठा देनी चाहिए। हु आर यू, डब्बू ने सवाल किया कि तुम कौन हो। तो बल्लभ नारायण, टोपी शुक्ला ने जवाब किया कि मैं बल्लभ नारायण हूँ। हु इज योर फादर, तो जो उनका बेटा था गुड्डू वो पूछता है कि तुम्हारे पिता कौन है। तो टोपी शुक्ला उनको जवाब देता है कि भृगु नारायण, मेरे पिता का नाम भृगु नारायण है। बीलू ने अंपायर को आवाज दी, एक भृगु नारायण कौन है? एनी ऑफ अवर चपरासीज, तो मतलब उनका जो बेटा था, बड़ा बेटा था, वो पूछता है ये भृगु नारायण कौन है, क्या ये हमारे कोई चपरासी हैं? तो जो उनका एम्पायर था, वो उनका जो माली था, वो कहता है नहीं साहब। एम्पायर ने कहा शहर के मशहूर डॉक्टर हैं भृगु नारायण, जो कि टोपी शुक्ला के पिता हैं। तो उसने बताया कि वो शहर के मशहूर डॉक्टर हैं। यू मीन डॉक्टर, डब्बू ने सवाल किया। यस सर। हेड माली को इतनी अंग्रेजी आ गई थी, बट ही लुक्स सो क्लोज मी। बीलू बोला कि यह बहुत ही अजीब लग रहा है। टोपी अकड़ गया। अब उसको उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वह अकड़ गया और कहा कि तुम्हारी जुबान, थोड़ी जबान संभाल के बोलो, एक लपड़ में नीचे ला गए हो। मतलब वो टोपी शुक्ला उसको धमकाते हुए कहता है कि जबान संभाल के बोलो, अगर मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम यहीं नीचे गिर जाओगे। ओह यू, बीलू ने हाथ चला दिया। टोपी लुढ़क गया, फिर वह गालियां बकता हुआ उठा, परंतु हेड माली बीच में आ गया और डब्बू ने अपने अल्सेशियन को शुष्कार दिया। अल्सेशियन को शुष्कारने का मतलब है कि कुत्ते को किसी के पीछे लगाने के लिए निकाली जाने वाली आवाज को शुष्कार कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से इरफान के पिता का तबादला हो जाता है। इस कहानी के इस वीडियो के में हमने देखा कि किस तरह से इरफान के पिता का तबादला हो जाता है और इरफान मुरादाबाद चला जाता अपने पिता के साथ। और टीपू तब और टोपी शुक्ला तब कसम खाता है कि वह अब किसी भी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता सरकारी नौकरी में होंगे और जिनका स्थानांतर, जिनका ट्रांसफर बार बार होता रहता है। और अब जो नए कलेक्टर आए थे, उनके जो 3 बेटे थे, उनमें से कोई भी टोपी शुक्ला का मित्र नहीं बन पा रहा था, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा बड़ा था और एक बहुत ज्यादा छोटा था, और जो बीच का उनका जो मंझला बेटा था वो इंग्लिश बोलता था, और वो लोग टोपी शुक्ला को बहुत ही छोटा और समझते थे। इस कहानी का अगला भाग हम अब अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।